तो बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी एंड रिपल फैक्टर। ये क्वेश्चन आपका 2022-23 के एकेटीयू के सेकंड सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। तो यहां पर सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, और बाद में हमें कैलकुलेट करके दिखानी है इसकी एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो जैसा कि आप यहां पर वर्ड ही देख रहे हैं, तो हम ब्रेक कर लेते हैं वर्ड्स को। एक है रेक्टिफायर, फिर है आपका सेंटर टैप्ड, और बीच में लिखा हुआ है फुल वेव। तो दैट मींस ये एक फुल वेव रेक्टिफायर का टाइप होता है, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्लियर है? वहीं पर सेंटर टैप्ड नाम क्यों दिया गया है इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो ट्रांसफॉर्मर बेटा यूज होता है, वो ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, वो सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी सेंटर टैप्ड होती है, जहां पर आपका लोड में आपको आउटपुट मेजर करना होता है। तो लोड से सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर टैप्ड होती है, इसीलिए आप इसको सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, है ना। ट्रांसफॉर्मर यहां पर हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर आप समझ गए होंगे। रेक्टिफायर का काम एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। फुल वेव है तो दैट मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों आपकी यूज होंगी और रेक्टिफाई होकर आउटपुट पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो व्हाट इज द सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर? सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर इज ए सर्किट दैट कन्वर्ट द एसी, जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट कह देते हैं, इनटू द डीसी, जिसको आप डायरेक्ट करंट बोल देते हैं। और ये जो कन्वर्जन है एसी टू डीसी, ये विद द हेल्प ऑफ 2 डायोड्स आप करते हैं, और एक ट्रांसफॉर्मर आप यूज करते हैं जिसका नाम है सेंटर टैप्ड। और सेंटर टैप्ड क्यों बोला गया है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे बेसिक सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। अगर हम बात करें आगे, इट यूज बोथ द हाल्व्स, मतलब बोथ द साइकिल्स यहां पर यूज की जाती हैं फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि दोनों वेव्स जो हैं, हाफ वेव और फुल वेव, दोनों रेक्टिफाई होकर आउटपुट पर आपको मिलेंगी। हाफ वेव बोथ हाल्व्स ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल, यानी कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों, मेकिंग इट मोर एफिशिएंट देन ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल और केवल एक ही साइकिल क्या होती है? रेक्टिफाई हो पाती है, तो उसके कंपैरिजन में मोर एफिशिएंट ये रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में आप समझ गए होंगे। क्यों इसका नाम सेंटर टैप्ड पड़ा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। रेक्टिफायर का काम क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम इसके डायग्राम और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन को 1 बाय 1 साइकिल वाइज देखते हैं, किस तरीके से यहां पर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें सर्किट के कंपोनेंट्स की, यानी कि जो आपका सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट होता है, तो उस सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनकी अगर हम यहां पर बात करें बच्चों, तो एक है आपका एसी इनपुट सोर्स, फिर आपका सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर लगा होता है, 2 डायोड्स आप यूज करते हैं जिनको हमने D1 और D2 माना हुआ है, और एक लोड रजिस्टर लगा होता है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मेजर करना होता है। अगर हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट सिंगल एसी आपने सप्लाई अप्लाई कर दी है ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें नंबर ऑफ टर्न n है, इधर नंबर ऑफ टर्न n2 है, दोनों तरफ नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल हैं। यहां पर हम कोई टाइप ऑफ स्टेप अप या स्टेप डाउन का यूज नहीं कर रहे हैं यहां पर, यानी कि आप यहां पर इसको दोनों n1 और n2 को इक्वल मानकर यहां पर चलेंगे। ठीक है, और यहां पर सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो लोड रेजिस्टेंस है बेटा RL, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को सेंटर से टैप्ड किए हुए है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर नीचे और ऊपर दोनों तरफ इक्वल जो बाइंडिंग है वो डिवाइड हुई है, और 2 डायोड आप यूज करते हैं। एक डायोड हमने अपर साइड लिया हुआ है और एक डायोड हमने लोअर साइड लिया हुआ है। अगर मैं आपको बात करूं यहां पर कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके की आपकी होती है। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, एक तरफ आप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर P बना लेते हैं, और एक तरफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर N बना लेते हैं। तो ये आपका एनोड हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये आपका कैथोड हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द होल्स, और इधर आपके नंबर ऑफ होल्स की मेजॉरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब P और N आप बनाते हैं तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री, यानी कि अंबुजा सीमेंट की जो दीवार है वो इनको अलग करती है ना। तो जब अंबुजा सीमेंट की दीवार बीच में लगी हुई है तो दैट मींस इन दोनों का सेपरेशन हो गया है, और इजीली आप इस अंबुजा सीमेंट की दीवार को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जब आप इन दोनों को फैब्रिकेट कर रहे होते हैं बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, मतलब एक दूसरे की तरफ ये भागते हैं, और इस भागम भाग में ये जंक्शन के अक्रॉस 1 2 या 3 4
जितनी ये डिपेंड करता है कि कितनी हैवीली डोपिंग आपने की हुई है, तो ये यहां पर रिकंबाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है और यहां पर एक लेयर क्रिएट हो जाती है जिसको आप डेप्लीशन लेयर नाम दे देते हैं। फिर ये डेप्लीशन लेयर आगे फर्दर जो प्रोसेस होता है उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का ट्रांसफर होना था जंक्शन के अक्रॉस वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और ये आपका कहलाता है डिप्लीशन लेयर। और इसी को आप इस ब्लॉकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल बैरियर भी कह देते हैं, यानी कि जंक्शन के अक्रॉस एक बैरियर क्रिएट हो गया है जो कि आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के मूवमेंट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देन जब आप इस पर बाइसिंग अप्लाई करते हैं तो बाइसिंग का मतलब होता है आपको इस अपने पीएन जंक्शन से कोई भी बैटरी कनेक्ट कर देनी है। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो दो सिचुएशंस आपको मिलती हैं, एक है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग और एक है बेटा आपका रिवर्स बाइसिंग। जब आप डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर देते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से। वहीं पर जब आप डायोड के निगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव से और डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पर आपको मिल जाता है रिवर्स बाइसिंग। ये पूरा मैंने आपको पीएन जंक्शन डायोड का बेसिक प्रोसेस बता दिया है। और आपका पीएन जंक्शन डायोड जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से आप देखते हैं वो एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को इंडिकेट भी करता है, तो दैट मींस इट वर्क इन द फॉरवर्ड बाइसिंग ओनली, केवल और केवल फॉरवर्ड बाइसिंग में ही ये काम करता है। तो अब आते हैं अपने सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट पर। तो जैसे ही आप यहां पर बच्चों एसी सप्लाई अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपकी साइकिल आपकी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी जो एसी साइकिल होती है या एसी सिग्नल जो होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है, पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर बेटा निगेटिव, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। दैट मींस पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी, फिर निगेटिव हाफ साइकिल जाएगी, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर निगेटिव हाफ साइकिल। तो मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताने की कोशिश करता हूं स्टेप बाय स्टेप, फिर हम आगे भी देखेंगे। देखिए जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव बन जाएगा और ये टर्मिनल आपका निगेटिव बन जाता है। तो जब ये ए टर्मिनल पॉजिटिव हुआ तो आप देख रहे हैं यहां पर जो D1 डायोड है इसका पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाता है और निगेटिव इधर फर्दर निगेटिव से कनेक्ट हो जाता है। और वहीं पर अगर इधर ध्यान दें आप तो इस D2 डायोड का पॉजिटिव निगेटिव ऑफ बैटरी से या सप्लाई से कनेक्ट हो गया है, तो दैट मींस ये आपका रिवर्स बाइसिंग में हो जाता है डायोड और ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपका जो डायोड D1 है वो कंडक्ट करेगा, यानी कि वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। वहीं पर जो D2 डायोड है वो नॉन कंडक्टिंग कंडीशन में रहता है, यानी कि वो कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से D1 जो है वो ऑन हो जाएगा, D2 जो होगा वो ऑफ हो जाएगा और इस D1 की वजह से ही आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो निगेटिव हाफ साइकिल जाने पर ये ए टर्मिनल बच्चों निगेटिव हो जाएगा और बी टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जब ए टर्मिनल निगेटिव हुआ तो डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट होकर ये इसको बना देगा रिवर्स बाइसिंग में और इसका पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट होकर इसको बना देगा फॉरवर्ड बाइसिंग में। अब निगेटिव साइकिल के लिए D1 डायोड जो है वो नॉन कंडक्टिंग बन जाएगा और D2 डायोड जो है वो कंडक्टिंग बन जाता है। तो अब D2 डायोड की वजह से आपको लोड रेजिस्टेंस R के अक्रॉस आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो ये आपका पूरा सिनेरियो हो गया है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का, यानी कि पॉजिटिव वेव और निगेटिव वेव दोनों, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल्स दोनों से आपको रेक्टिफाई होकर आउटपुट टर्मिनल पर आउटपुट मिल रहा है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कब आपका D1 ऑन होगा, कब आपका D2 ऑन होगा। अब इसी को आप किस तरीके से वर्किंग में लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप वो हम देख लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ आपको डायग्राम किस तरीके से एक्सप्लेन करना है ये क्वेश्चन 7 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अगर हम बात करें हाउ इट वर्क स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले बात करते हैं एसी इनपुट सप्लाई। जैसा कि मैंने बताया दो टर्मिनल होते हैं या दो साइकिल होती हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और एक निगेटिव हाफ साइकिल होती है। जो एसी सप्लाई आपने दी उसका एक पॉजिटिव हाफ है और एक निगेटिव हाफ है, तो दोनों के लिए आपका सप्लाई अप्लाई करेंगे, यानी कि ट्रांसफार्मर की हेल्प से प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग पर पहुंचाते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सेंटर से टैप्ड है, तो दैट मींस V1 और V2 दोनों यहां पर जो आपने इनपुट अप्लाई किया था वो डिवाइड हो गया है V1 V2 यानी कि दो वोल्टेजेस में, और आप ये कह सकते हैं कि जो V टोटल है वो V1 और V2 का ही सम यहां पर है और CT जो यहां पर लिखा हुआ है वो सेंटर टैप्ड को इंडिकेट कर रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो आपका डायग्राम तो ये है, तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल गया तो ये प्लस इसके डायोड के प्लस से कनेक्ट हो गया, इसका माइनस डायोड D2 के
प्लस से कनेक्ट हो गया तो ये तो आपका फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा बच्चों, और ये आपका रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। तो जब रिवर्स बायसिंग में होता है तो डायोड क्या हो जाता है, ओपन सर्किट बन जाता है। तो ओपन सर्किट बनने की वजह से आप जब भी पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, चाहे थर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, सबके लिए आपको अक्रॉस द लोड आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो यही वर्किंग में स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखने की कोशिश की है पॉइंट की फॉर्म में कि द अपर हाफ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर बिकम द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया है, एंड डायोड D1 बिकम्स द फॉरवर्ड बायसिंग, और डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया है, और D2 आपका रिवर्स बायसिंग में हो गया है, क्योंकि जो बिलो हाफ है, मतलब जो लोअर हाफ है, वो क्या हो जाता है, निगेटिव बन जाता है, और उस वजह से आपका डायोड D2 रिवर्स बायसिंग में यानी कि ऑफ सिचुएशन में आ जाता है। तो इस तरीके से यानी कि जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आई है तो करंट का जो फ्लो होगा वो आपका डायोड D1 से लोड में जाएगा और बैक टू द सेंटर टैप चला जाएगा, यानी कि इस तरीके से आपका करंट का फ्लो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब आउटपुट के अक्रॉस आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहां पर एट द एंड आउटपुट देख रहे हैं। तो ये सिनेरियो हो गया बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल का। वहीं पर आगे अगर हम बात करें निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो निगेटिव हाफ साइकिल में आप क्या देखते हैं, ये आपका सर्किट है, तो जैसे ही निगेटिव जाएगी तो अपर हाफ जो है वो निगेटिव बन जाएगा और लोअर हाफ जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। और पॉजिटिव बनने की वजह से इस D1 डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल इसके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होकर इसको रिवर्स में बना देगा, और यहां पर डायोड का पॉजिटिव यानी कि D2 डायोड का पॉजिटिव इस टर्मिनल के पॉजिटिव से कनेक्ट होकर फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट कर देता है। तो आपको पता है कि जो रिवर्स बायसिंग में डायोड D1 आया है वो क्या हो जाएगा, वो ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ओपन सर्किट हो गया, तो अब आप करंट का फ्लो दिख रहे होंगे D2 से आपका लोड रजिस्टर से सेंटर टैप। दैट मींस अब आप जैसे ही नेगेटिव साइकिल सप्लाई करेंगे, चाहे वो फर्स्ट नेगेटिव हो, चाहे सेकंड नेगेटिव हो, चाहे थर्ड नेगेटिव हो, तो आपको एट द एंड आउटपुट पर वेवफॉर्म का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग नेगेटिव हाफ साइकिल की वर्किंग को समझ गए हैं। वही यहां पर स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि D2 डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा और D1 डायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा। दैट मींस ऑफ सिचुएशन में रहेगा, और करंट का जो फ्लो होगा D2 से लोड और लोड से बैक टू द सेंटर टैप्ड आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। और आउटपुट अक्रॉस द लोड इज अगेन पॉजिटिव, और आउटपुट पर आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएगी, यानी कि वेवफॉर्म आपको मिल जाएगी। क्लियर हुआ? अब अगर इन दोनों साइकिल्स को हम मिलाकर एक कंप्लीट वेवफॉर्म देखें तो वो कुछ इस तरीके से आपको सिनेरियो देखने को मिल जाता है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका D1 ऑन रहेगा, और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आपका D2 ऑन रहेगा, और उस सिचुएशन में जब पॉजिटिव जा रही है तो D1 काम करेगा, और जब नेगेटिव जा रही है तो D2 काम करेगा। अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो टोटल आउटपुट करंट या टोटल वेवफॉर्म आउटपुट पर जो आपको देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आपको क्लियर भी हो गया होगा। इस तरीके से आपको सारा एक्सप्लेन करके आना है 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये पार्ट हो गया है आपका थ्योरेटिकल जो उसने पूछा था। आगे फर्दर उन्होंने कहा है कि आप इसके रिपल फैक्टर और एफिशिएंसी को भी लिखकर दिखाइए। तो चलिए हम देख लेते हैं एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है। एफिशिएंसी एक टर्म है जो ये बताती है कि हाउ मच इनपुट AC पावर इज कन्वर्टेड इनटू द DC पावर, मतलब कितनी AC पावर आप DC पावर में कन्वर्ट कर पाए हैं, वो एफिशिएंसी कहलाता है। एफिशिएंसी को आप बच्चों ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने मॉर्निंग में पढ़ना शुरू किया और टारगेट बनाया कि आज हम फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स की खत्म करने वाले हैं। तो आप जब बैठे तो आपका टारगेट था कि जब तक हम पढ़ेंगे हमें एक यूनिट खत्म कर लेनी है, लेकिन आप जब सोने गए बेड पर तो तब तक आपका एक यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स वहां पर अगर 10 टॉपिक्स थे और आपने 9 कर लिए हैं तो दैट मीन्स आपने एक टॉपिक छोड़ दिया है। तो 90% आपकी क्या हो गई है बच्चों, एफिशिएंसी है। तो वैसे ही कितनी इनपुट आपने दी थी उसके अकॉर्डिंग आउटपुट पर कितना रेक्टिफाई होकर आउटपुट मिला है वही उसकी एफिशिएंसी बताएगा, उन दोनों का रेशो। तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो एफिशिएंसी को आप ईटा से इंडिकेट कर देते हैं, पावर ऑफ DC अपॉन पावर ऑफ AC। DC कहां पर है, आउटपुट पर, और AC आपने कहां पर अप्लाई की है, इनपुट पर, और इसको परसेंटेज की फॉर्म में दिखाया जाता है, इसलिए आपकी 100 से मल्टीप्लाई यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए जो पावर होती है, मतलब मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, तो वो 81.2% देखने को मिल जाती है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर 81.2% रहती है। इज दैट क्लियर? वहीं पर अगर हम बात करें रिपल फैक्टर की, तो रिपल फैक्टर बताता है कि कितने रिपल्स या कितनी मिलावट के साथ आपको आउटपुट पर DC मिला है जब आपने रेक्टिफायर से इनपुट पास किया और आउटपुट पर रेक्टिफायर ने आउटपुट प्रोवाइड कराई है, तब आपको कितने परसेंट उसमें मिलावट देखने को मिली है AC कंपोनेंट्स की, वो रिपल फैक्टर बता देता है। इसको आप गामा से इंडिकेट कर देते हैं कि रिपल फैक्टर टेल्स हाउ मच AC कंपोनेंट्स कंटेंट्स रिपल्स, यानी कि कितना AC कंटेन है उस आउटपुट में, इज प्रेजेंट इन द आउटपुट DC, जो DC आउटपुट पर आपको मिला है।
है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, गामा इक्वल्स टू आई आर एम एस, यानी कि करंट जो मिली है उसका आरएमएस वैल्यू अपॉन आईडीसी माइनस 1, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इसका वैल्यू जो होता है सेंटर टैब में 0.482 देखने को मिल जाता है। इज दैट क्लियर? तो दिस मीन्स दैट आउटपुट इज मच स्मूथर देन द हाफ वेव रेक्टिफायर, जहां पर ये रेशो 1.21 देखने को मिलता है, यानी कि 1 से ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, जहां पर आपसे डायग्राम और उसकी वर्किंग सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पूछी गई थी। थ्योरेटिकल पोर्शन को हमने किया, देन उसके बाद एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर भी उसने पूछा था, वो भी हमने यहां पर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बता दिया है। तो आई होप पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फर्दर, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहीं तक करना है आपको, इतना ही 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, और ज्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखकर दिखाना है। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अपनी लैंग्वेज में उसको भी आप लिख कर आएंगे, तब आपका 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।